नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मालती जोशी जी की एक कहानी एक और देवदास लेके आई हूँ। सारी शाम रणचंडी जैसे मुझ पर सवार रही। पहले तो माली बाबा को बगीचे की दुर्दशा के लिए लताड़ा। वह बेचारा लाख गिड़गिड़ाता रहा कि सावन भादों में बाग में घास फूस तो होती ही रहती है, पर मुझे कुछ भी सुनने का होश नहीं था। फिर शामत आई सुलेमानी की। वह शायद पगार की आस में बैठी थी। उसकी बोझिल देह को अनदेखा करके मैंने कंपाउंड की गंदगी के लिए उसे जोरदार डांट पिलाई। फिर उसकी याचना भरी निगाहों की परवाह किए बिना जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया कि जब तक हॉस्टल का अहाता ठीक से साफ नहीं हो जाता पगार नहीं मिलेगी। सीढ़ियां चढ़ते हुए याद आया कि मैंने खुद ही सुलेमानी से कह रखा था कि जचगी होने तक वह बच्ची को भेज दिया करे। नया आदमी रखने से उसके पैसे कटने का खतरा जो था, लेकिन बात याद आने से गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि हर सीढ़ी चढ़ने के साथ बढ़ता ही गया। 9 नंबर के कमरे में लक्ष्मी हॉट वाटर बैग लेकर पड़ी थी। मुझे मालूम था पीरियड्स में वह लगभग बीमार पड़ी रहती है। मैंने उसे लेटे लेटे ही कुछ पढ़ने का कड़े स्वर में आदेश दिया। अध्ययन कक्ष से गुजरते हुए लड़कियों को शरारत करने की सजा दी। इला को डांटा कि सर्दी जुकाम के बावजूद उसने स्वेटर क्यों नहीं पहना है। अपने कमरे में जाते हुए देखा कि गैलरी का बल्ब फ्यूज है। बस उल्टे पैरों लौटकर रजनी की खबर ले डाली। मैडम शाम से बिस्तर पर लेटे हुए कोई सस्ता रोमांटिक नॉवल पढ़ रही है। कुछ देर तो सुनती रही, फिर भर भरा कर रो पड़ी। पर हमेशा की तरह मैंने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि पैर पटकते हुए अपने कमरे में लौट आई। सर बुरी तरह भन्ना रहा था। दिमाग की नसें इतनी तन गई थी कि लगता था कि फट जाएगी। लगा कि 1-2 और नमूनों से सामना हो गया तो आज सचमुच मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन सामना हुआ रामरती से। वह कमर पर हाथ धरे दरवाजे के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी कुर्सी पर आकर बैठते ही उसका फरमान छूटा, अपन को जी अच्छो न हुई तो लेट न रही है घड़ी भर। बिना बात के रिसियाई रही तब से, जैसे कोई हवा वाले गुब्बारे में पिन चुबो दे। रामरती की बात ने ठीक वही असर किया और मैंने निढाल होकर मेज पर सर रख दिया। यहाँ सब पर शासन करने वाली मैं, पर यह 2 कोड़े की नौकरानी मेरी बॉस बनी हुई थी। उसकी कड़ी और खरी बातों का मेरे पास कोई प्रतिवाद नहीं होता था, क्योंकि उसके खुरदरे व्यक्तित्व के भीतर बहने वाली स्नेह की अंत्य सलीला को मैं जानती थी। अब भी क्या उसने मुझे चैन से बैठने दिया। एक कप कॉफी के साथ एक टिकिया खिलाकर ही दम लिया। फिर बोली, मचिया में पोड़िए तो हम मुड़ दाबी दे ठीक से। उसके अत्याचारों से बचने का कोई उपाय नहीं था। मैं चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट रही। रामरती कटोरे में आंवले का तेल लेकर सिरहाने जमीन पर बैठ गई। उससे लाख बार कहा है कि इस युग में इतना तेल कोई नहीं लगाता, लेकिन न उसे जमाने की परवाह थी, न मुझ में इतनी बहस करने की शक्ति। और ईमानदारी की बात तो यह थी कि उसकी मालिश से सचमुच दिमाग को बड़ी ठंडक मिलती थी। बस ताप तायक होती थी तो उसकी जबान जो लगातार चलती रहती थी। वह निरंतर हॉस्टल की लड़कियों को, यहाँ के शोर शराबे को, यहाँ के ढेर सारे कामों को और मेरी लापरवाही को कोसती रहती। धीरे धीरे उसकी उंगलियों का जादू मुझ पर छाने लगा और उसका कर्कश स्वर दूर होता गया। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। नींद जब खुली तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे चादर ओढ़ाकर रामरती इधर उधर हो गई थी। फिर भी मैंने उठने का खतरा मोल नहीं लिया, चुपचाप लेटी रही। शाम की सारी घटनाएं याद आने लगी। उन लोगों के रूप और चेहरे आंखों के आगे घूम गए जिन्हें मैंने बिना बात के डांट दिया था। अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हो आई। पता नहीं सबने मेरे बारे में क्या सोचा होगा। क्या रामरती की तरह वे भी समझ गए होंगी कि मेरा जी अच्छा नहीं है। क्या हो गया मेरे जी को। दोपहर तक तो अच्छी भली थी। सुबह लड़कियों को गुड्डी दिखाने ले गई थी। दोपहर को रजनी के साथ ब्लू बेल्स में खाना लिया था। तीसरे पहर रामरती के हाथ की बढ़िया कॉफ़ी पीकर पिछले महीने का हिसाब देख रही थी। तभी
हाँ, तभी प्रिंसिपल मैडम का बुलावा आया था। इतनी कोफ्त हुई थी। एक तो जुलाई महीने का हिसाब वैसे ही गड़बड़ रहता है। सुबह 5 लड़कियां होती है तो शाम को खाने तक 15 हो जाती है। फिर दूसरे दिन पता चलता है कि 2 लड़कियां हॉस्टल छोड़ रही हैं। उनके डिपॉजिट को एडजस्ट करते करते दम फूल जाता है। बड़ी मुश्किल से मन को एकाग्र कर पाई थी मैं कि ये समन आया। मना करने का कोई सवाल ही नहीं था। रजिस्टर बंद करके चप्पल चटकाती हुई बंगले की ओर चल पड़ी। मैडम अकेली नहीं थी। मुझे द्वार पर झिझकते देखकर बोली, कम ऑन गीता, आओ तुम्हारा परिचय करा दूं। मिस्टर वाजपेयी, ये है हमारी मैट्रन मिस गीता देसाई, और गीता, आप है मिस्टर वाजपेयी, डीएफओ। नमस्ते के लिए उठे हुए 2 जोड़ी हाथ और 2 जोड़ी आंखें जड़ होकर रह गई। अच्छी बात यह थी कि मेरी उम्र अब 18 नहीं 38 थी। नहीं तो क्या उतनी निर्लिप्तता से कह पाती, मैडम हम लोग क्लास फेलो रह चुके हैं। सच, हाउ नाइस, मैडम ने उत्साह में भरकर कहा, और फिर 20 प्रसंग सुना डाले जब उनकी पुराने चिर परिचितों से यूं अकस्मात भेंट हो गई थी। सारे वक्त मैं टेबल क्लॉथ की कढ़ाई को मन में उतारने का प्रयास करती रही। कमरे में तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति को झुठलाती रही, पर मैडम को जल्दी ही होश आ गया। मैंने आपको बोर तो नहीं किया? उन्होंने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ पूछा, और फिर ऑफिशियली टोन में आकर बोली, अब काम की बात हो जाए। गीता, मिस्टर वाजपेयी अपनी बेटी को हमारे यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन मैडम, हमारे यहाँ जगह, मैंने प्रतिवाद करना चाहा। मुझे मालूम है, लेकिन वी मस्ट ट्रीट इट इज़ अ स्पेशल केस। अभी अप्रैल में ही इस लड़की की माँ का देहांत हो गया है। मिस्टर वाजपेयी अक्सर टूर पर रहते हैं। लड़की को अकेले घर में नहीं छोड़ा जा सकता ना। ओह, सो सैड। मैंने सांत्वना में कुछ कहना चाहा और कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द नहीं मिले। बुद्ध बनी बैठी रही। मैडम शायद चाय के लिए कहने भीतर गई। मैं भी उनका अनुसरण करना चाह रही थी कि कमरे की चुप्पी को तोड़ता हुआ एक प्रश्न आया, गीता, आज कितने अरसे के बाद मिले हैं ना हम लोग? 19 वर्ष बाद, मैंने क्लर्की लहजे में जवाब दिया। तुम जरा भी नहीं बदली। बदलना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं एकदम बूढ़ा लग रहा हूं ना? तुमने पहचान लिया, यही आश्चर्य है। एक बार अच्छी तरह पहचान लेने पर सहसा भूल नहीं पाती मैं। इस बार गहरी चुप्पी। फिर थरथराता हुआ प्रश्न आया, अब तक नाराज हो? अब मैं किसी से नाराज नहीं होती, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लंगड़ा कर चलने वाली बात वहीं रुक गई। डीएफओ वाली मुद्रा बनाकर उसने टाइम्स उठा लिया। मैं फिल्म फेयर के पन्ने पलटने लगी। मैडम किचन से लौटी। तब तक हम दोनों इसी तरह श्रेष्ठ और संयत नजर आ रहे थे। चाय के बाद फॉर्म भरने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नाम कुमारी बांसुरी वाजपेयी, पिता का नाम प्रकाश नारायण वाजपेयी। कागज पर खरखराने वाली कलम जिसे मेरे कलेजे को चीर गई थी। उन दिनों की याद हो आई जब ये नाम प्रकाश स्तंभ की तरह जीवन के तट पर खड़ा था। इन्हीं अक्षरों में लिखे अनगिनत पत्र आज भी रेशमी रुमाल में बंधे संदूक की तलहटी में पड़े हैं। कितनी रातों को रामरती की आंख बचाकर उसका पारायण किया है। ये पत्र उन्हीं हाथों से लिखे हुए थे जो कहीं मेरे लिए आकाश से तारे तोड़ लाने का दम भरते थे। आज वही हाथ लड़की के लिए एडमिशन फॉर्म। अभी आप ये 250 रुपये डिपॉजिट कर लीजिएगा, बिल आने पर हम लोग देख लेंगे, मुझसे कहा जा रहा था। मैंने स्वप्निल गीता को परे धकेल दिया और एक चुस्त मैट्रन की तरह रसीद देखने बैठ गई। सारी औपचारिकताओं के बाद मेहमान विदा लेने को हुए तो उन्हें बाहर तक छोड़ने का भार मुझ पर सौंपा गया। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, मैं वसु के लिए बहुत चिंतित था। मेरा हेडक्वार्टर भी यहाँ नहीं है, कोई लोकल गार्जियन भी नहीं दे सकता, लेकिन तुम यहाँ हो, अब मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। इतनी देर से सुलगता हुआ मन जैसे भग से जल उठा। क्या कहने हैं जनाब के, सोच रहे हैं। गीता बाहें फैलाए खड़ी है इनके लाडली के स्वागत के लिए। हिप्पोक्रेट। तब से सारी शाम मानो रणचंडी सवार हो गई। सुबह मैं देर तक सोती रही। किसी के डिस्टर्ब करने का सवाल ही नहीं था। रामरती के होते हुए यमराज भी मेरी देहरी लांग नहीं सकते। लड़कियों बेचारों की क्या हिम्मत। रजनी को बुलाकर बता दिया कि एक नई एंट्री होने वाली है।
वही सोच समझकर किसी कमरे में जगह दे दे। फॉर्म वगैरह भी उसी को सौंप दिए। अचानक इतना बड़प्पन पाकर उसका चेहरा फूल गया। शाम की घटना से मुरझाई रजनी खिल गई। उसका यही बच्चों का सा स्वभाव मुझे बांधे हुए था, अन्यथा काम के नाम पर वह जो करती थी वह सब शून्य ही था। नौकरी उसके लिए मजबूरी थी। कच्ची उम्र में वैधव्य का दाग लेकर जब वह मेरे पास आई थी तो मेरा मन पसीज उठा था। मैडम से कह सुनकर अपने असिस्टेंट के तौर पर मैंने उसे रख लिया था, पर एक दिन को भी उसका मन हॉस्टल की चार दीवारी में नहीं रम सका। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा दीवा स्वप्न में खोई रहती। जीवन में जो कुछ उसे न मिल सका उसे वह रोमानी चलचित्रों और उपन्यासों में ढूंढा करती। इसी कारण मुझे उस पर प्यार भी आता। इस बात पर वह मेरी डांट भी खाया करती। रजनी को विदा कर मैंने फिर सो जाने का नाटक किया, पर लगा जैसे सारी संवेदनाएं किसी अनाम बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं। मैं खुद समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। तभी गेट पर वह हॉर्न सुनाई दिया। मस्तिष्क का तनाव कम हुआ जा रहा था। मुझे अपने ऊपर क्रोध भी हुआ और आश्चर्य भी। एक ही दिन में मैं उस हॉर्न को पहचानने लगी। इंडिफरेंट होने का इतना बड़ा नाटक रचकर भी अनजाने में केवल उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। मेरे लाख विरोध करने के बावजूद मेरी कल्पना उसे गाड़ी से उतरते देख रही थी। तब से लेकर बेटी से विदा होने के अंतिम दृश्य तक सब कुछ मैं अपने मानस पटल पर देख रही थी। जब तक गाड़ी वापस नहीं चली गई मेरा मन मेरा अपना नहीं रह गया था। कमरे का एकांत जब असह्य हो उठा तो शॉल लपेटकर मैं नीचे उतर आई। अहाते में स्कूल बस तैयार खड़ी थी और लड़कियां एक एक कर नीचे उतर रही थीं। रोज की तरह मैं सीढ़ियों से टिककर खड़ी हो गई। तब मैंने देखा सबसे पीछे वह धीरे धीरे उतर रही है। आंखों में रुलाई के लाल डोरे अब भी थे। चेहरा म्लान था, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो लावण्य का एक पुंज नीचे उतर रहा हो। आंखों में चकाचौंध भरने वाली उस रूप को देखकर ख्याल आया, इसकी माँ भी इतनी ही सुंदर रही होगी। मन में एक अजीब सा विचार उठा कि परिवार की मर्यादा और गुरुजनों की इच्छा के नाम पर प्रकाश ने जो सौदा किया वह घाटे का नहीं रहा। कितनी स्वीट है ना। रजनी ने इन शब्दों से मुझे होश में लाया। मैं निर्निमेष नेत्रों से उस मुग्ध सौंदर्य का अनुसरण कर रही थी। फिर एक बार अपने ऊपर क्रोध आया। कुछ तीखी बात कहकर इस प्रशंसा को झुटलाने का प्रयास करना चाह रही थी, पर रजनी ने अवसर ही नहीं दिया। उसकी कॉमेंट्री अभी भी जारी थी। दीदी, आपने इसके फादर को देखा? क्या टॉप पर्सनैलिटी है, एकदम एक्टर लगते हैं, इतने यंग दिखते हैं। विश्वास ही नहीं होता कि इतनी बड़ी लड़की के पिता हैं। मैंने आहत होकर रजनी को देखा, पर मेरी व्यथा से बेखबर उसकी आंखें स्वप्निल चमक से चमक उठी। पुरुष मात्र उसका वीक पॉइंट था। शादी के 3-4 महीने में उसका स्वर्गीय पति उसके मन में अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ सका। उसके मन में अपनी जाति के प्रति मोह अवश्य जगा गया था। रूढ़िवादी परिवार से विद्रोह का साहस जुटा पाती तो रजनी कब की दूसरी गृहस्थी बसा चुकी होती। उसकी यह कमजोरी मेरे लिए कभी कभी चिंता का विषय बन जाती, पर इस बार मैंने उसे बैसाखी की तरह उपयोग किया। मैट्रन होने के नाते पालकों से अक्सर सामना हो जाता है। जब भी बन पड़ा मैंने रजनी को प्रकाश से निपटने के लिए भेज दिया। फिर देर रात तक उसके मुंह से मिस्टर वाजपेयी की गुण गाथा सुनने का दंड भी भोगना पड़ा, पर उसके सामने अपना संतुलन बनाए रखने की अपेक्षा ये अधिक सरल था। वह अक्सर आता। कुछ तो हम लोगों के व्यवहार में सौजन्य और सहानुभूति का पुट था, कुछ उसे अपने पद का अभिमान था, शायद मुझसे परिचय होने का एहसास भी था। इसीलिए वह अक्सर हॉस्टल के नियम कायदों को ताक पर रख कर ही आता। जब जी होता बेटी को 2-4 दिन के लिए लेवा ले जाता। रजनी से ये आशा करना व्यर्थ था कि वह उसे इस व्यवहार का औचित्य समझा सकेगी। ये कठोर कर्तव्य आखिर एक दिन मुझे ही वहन करना पड़ा। एक शाम तकरीबन 7 बजे वह आ धमका। रजनी की उत्सुक आंखों को अनदेखा कर मैंने ही उसे रिसीव किया। देखिए मिस्टर वाजपेयी, मैंने छूटते ही कहा, हमारे यहाँ मिलने वालों के लिए खास दिन खास समय नियत है। घर जाने के लिए भी कुछ नियम है। इनमें बार बार हम ढील देंगे तो हमारे अनुशासन में गड़बड़ी आ जाएगी। देखो गीता, उसने मेरी औपचारिकता की परवाह किए बगैर कहा, तुम्हें मालूम है मैं टूरिंग जॉब वाला आदमी हूँ।
तुम्हारे और मेरे टाइम टेबल में हमेशा फर्क बना रहेगा। इसीलिए रूल्स और रेगुलेशन तुम मुझे मत सिखाया करो। तुम अच्छी तरह जानती हो उससे मिलने मुझे ही आना होता है। उसकी माँ होती तो मैं इतनी चिंता नहीं करता। और एक तीखी हंसी के बाद बोला, माँ होती तो इस नरक वाली जगह में वह आती ही क्यों? इतनी खींच हो आई, पता नहीं उसके गहरे आत्मविश्वास या उसकी पत्नी के उल्लेख पर या छात्रावास की आलोचना पर मेरा मन आपे में नहीं रहा। बहुत ही सख्त स्वर में मैंने जवाब दिया, आई एम सॉरी अबाउट हर मदर। लेकिन देखिए, यहाँ जो भी आता है हर एक की अपनी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो घर छोड़कर कोई इस नरक में नहीं आता, इसीलिए सबके लिए नियम एक सा ही है। उसने विस्मित होकर और व्यथित होकर मुझे देखा, फिर एज यू प्लीज कहकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। दरवाजे तक पहुंचकर बहुत देर बाद वह ठिठका, फिर बोला, काश तुम समझ पाती उस बड़े बंगले में अकेले रात गुजारना क्या होता है। इतने इतने दिनों के बाद लौटता हूँ तो वह घर खाली काटने को दौड़ता है, इसीलिए पहले सीधा यहाँ आ जाता हूँ। लड़का उतनी दूर पवई में है, बार बार घर आ नहीं सकता, और उसके होने पर भी घर में वह रौनक कहाँ आ पाती है। लेकिन तुम इतनी भी मेहरबानी नहीं कर सकती, ठीक है? और वह एकदम पलटकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके कंधे झुक आए थे और पैर मन मन भर के हो रहे थे। मैं पत्थर की मूर्ति बने खड़े उसे देखती रही। इच्छा हुई कि दौड़कर बसु को बुलाऊं और उसके साथ भेज दूं, पर हिल ही न सकी। डर लग रहा था, पता नहीं क्या कर बैठूंगी। सारी बात कहते उसकी आवाज, उसकी आंखें कैसी गीली गीली हो आई थी। चेहरा एकदम वही 20 साल पहले वाला हो गया था, जब वह जरा भी उदासीनता का आभास पाकर व्यथित हो जाता था। उसका रूठना, उसकी शिकायतें, उसके उल्हाने तब भी उसे इसी तरह मत जाते थे। तब उसे मनाने का एक ही तरीका होता था। उसके घुंघराले बालों वाला सिर दोनों हाथों में थाम कर पी कार के कर्कश हॉर्न ने एकदम मुझे वर्तमान में ला खड़ा किया। उस कर्ण कटु आवाज से पता लग रहा था कि जानने वाला यहाँ से किस मूड में गया है। चौंक कर मैंने इधर उधर देखा। अभ्यागत कक्ष के आसपास सब शांत था। निश्चित होकर मैंने अपने कमरे की राह ली। ऊपर जाकर देखा, बांसुरी अपलक आंखों से सड़क को निहार रही है। उसकी उदास मुद्रा देखकर अपने आप पर ग्लानि हो आई। मेरे कारण आज उसकी अपने पिता से भेंट नहीं हो पाई थी। आखिर इतना कठोर होने की क्या आवश्यकता थी? मन हुआ उसे सांत्वना दूं, पर डर हुआ पता नहीं क्या कह बैठूंगी, क्योंकि जब भी इस लड़के के लिए सहज ममता उमड़ी है, मन की देहरी पर खड़े होकर किसी ने बार बार कहा है, तुम यहाँ हो गीता। अब मुझे बसु की कोई चिंता नहीं रहेगी। तब एक अजीब सी जिद हुई इसे झुठलाने की। ममता का स्रोत वहीं सूख गया। सारा लहजा ही एकदम सख्त हो उठा। कमरे में रामरती कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। उसी से जाकर कहा, सुनो जरा बसु को जाकर समझा दो, आज पिताजी जरा जल्दी में थे, इसलिए मिल नहीं पाए। अगली बार जरूर मिलकर जाएंगे। ऐसे कामों में रामरती के उत्साह का अंत नहीं होता। पता नहीं कैसे और कब वह सबकी मौसी बन बैठी है। फिर वो जो गई, पूरा आधा घंटा बिताकर लौटी। तब तक मैंने 3 साड़ियों पर प्रेस कर ली। तुम भी अजीब हो, जहां जाती हो चिपक कर रह जाती हो। जानती नहीं हो क्या कि ये लड़कियों के पढ़ने का समय है? मैंने चिढ़कर कहा, लेकिन उसने बड़ी स्थिर प्रज्ञता से अपना काम फिर शुरू कर दिया, जैसे इस बीच कुछ हुआ ही ना हो। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, हमका तो ई बिटिया प्यार लागत है। प्यार लगने लायक है ही, मैंने कहा। तो आप रिसाए क्यों रहती है हमेश? और लड़कियन से तो आप लड़िया के बतला रही। इस बांसुरी संग तो हम आपको कभू न देखे थोई। मैं तो स्तंभ रह गई। क्या रामरती की तीखी नजरों से मैं अपने आप को बचा नहीं सकी हूँ? यह माँ माया पता नहीं कितना और क्या जान गई है। लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर देने पर समझ में आ गया कि कोई बात नहीं है। रामरती की बात ही अलग थी। मेरा यह व्यवहार तो हॉस्टल की लड़कियों से छिपा हुआ नहीं था। पता नहीं कैसे उन नन्हे नन्हे मस्तिष्कों में ये बात बैठ गई थी कि बसों को दीदी की नजरों से बचाना ही है।
वे एक चक्रव्यूह बनाकर उसकी रक्षा करती। कोई उसकी यूनिफॉर्म प्रेस कर देती, कोई उसके होमवर्क में मदद कर देती, कोई सुबह सवेरे जगाने के लिए पहुंच जाती। उसकी किसी भी गलती को अपने ऊपर लेने के लिए उसकी सहेलियों में होड़ सी लगी रहती थी। उनकी व्यूह रचना होती अपने अधिकार के बल पर, मैं उतनी ही निर्ममता से उसे छिन्न भिन्न कर देती। मेरी अनुशासन प्रियता उस समय सीमा लांघ जाती। उन लोगों के असहाय चेहरे देखने में मुझे एक आसुरी आनंद आता था। रात के एकांत में जब दिन भर की घटनाओं को याद करती तो मन एक रिक्त अवसाद से भर उठता था। तब दिन भर का कहा सुना किसी जादू से पोंछ डालने की इच्छा होती, पर पछतावे की वह बदली सुबह की पहली किरण के साथ ही पता नहीं कहाँ बिला जाती। मन जैसे कमर कसकर फिर मैदान में आ डटता। जिसे एकदम निग्लेक्ट करने का सोच बैठी थी, वही आठों पहर चिंतन का विषय बन बैठी थी। एक पल को भी मुझे उसकी उपस्थिति नहीं भूलती थी। शायद यही मेरी खींच का कारण था। उस निरी जीव के बहाने जैसे मैं अपने आप से लड़ती रहती थी। रामरती की सीधी सपाट बात ने मुझे अपने ही नजरों में गिरा दिया। अपने कल्चर्ड व्यक्तित्व के भीतर मैंने झांक कर देखा। वहां एक ईर्ष्यालु विचारहीन औरत बैठी थी। सारा का सारा अवचेतन एक अनदेखी अनजान नारी के प्रति ईर्ष्या से लबालब भरा हुआ था। यह बहुत गर्व करने वाली बात नहीं थी। उसके बाद पता नहीं कितने दिनों तक मैं अपने आप में खोई रही। वे दिन हॉस्टल के लिए राम राजी रहे होंगे। दिन भर गुमसुम बनी मैं आत्मविश्लेषण करती रही। कहीं बहुत गहरी अपमानजनक अनुभूति थी। प्रकाश ने उम्र का एक लंबा पड़ाव पार कर चुकने के बाद भी मुझे प्रतीक्षा में आंखें बिछाए देख लिया है। उसके फिर एकांकी होने पर एक क्रूर संतोष का अनुभव होता था। इस अनुभूति के साथ एक पतली सी आशा की डोर लिपट गई थी। इस संपूर्ण एहसास को दिन भर नकारते रहने पर मन यूं शांत क्लांत हो जाता था। दशहरा दिवाली की छुट्टियों को लेकर हॉस्टल एक सुखद हलचल से भर उठा था। तब कहीं जाकर मेरी भाव समाधि टूटी। उन दिनों काम का कोई अंत ही नहीं था। 2 दिन पहले से लड़कियां घर जाने लगी थी। सामान मेरा भी बंद रहा था। मेरा सेट प्रोग्राम था। इन छुट्टियों में मैं भाई के पास मुंबई में बिताती। गर्मियों की छुट्टियों के 2 भाग होते। मई में बड़ी दीदी के पास बेंगलुरु में रहती, जून में छोटी दीदी के पास दिल्ली में पड़ाव डलता। इस बार रजनी भी मेरे साथ थी। मुंबई देखने की उसकी वर्षों की साथ थी। उसकी छुट्टी से 1 दिन पहले शाम को मैडम ने मुझे बुला भेजा। गीता, मिस्टर वाजपेयी का टेलीग्राम आया है। वो दशहरे के बाद ही आ सकेंगे। आई एम अफ्रेड तुम कल नहीं जा सकोगी। अच्छी मुसीबत है। इतने दिनों का जब्त किया हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। आई एम सो सॉरी। वैसे उन्होंने अपने एक मित्र का पता भी दिया है, पर अब तक उसका कोई लोकल गार्जियन नहीं था। ऐसी हालत में हम लड़की को वहां कैसे भेज सकते हैं? मैं चुप रही, कहती भी क्या। तुम रिजर्वेशन की चिंता मत करो, उसका जिम्मा मेरा। भैया भाभी कितने निराश होंगे। उत्तेजना के कारण मुझसे बोला ही नहीं गया। ऐसी बात है तो बांसुरी को मैं अपने पास रख लूंगी। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी शेयर कर लूंगी। उनके स्वर में एप्लीकेटरी टोन था। फिर विषय बदलती सी वे बोली, ये बताओ गीता, भैया भाभी कभी और भी राह देखते हैं? जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब तो एकदम साफ है। इन बंधे बंधाए दिनों में बंधे बंधाए लोगों के घर जाकर टिकना, क्या इसे ही जिंदगी कहते हैं? कहीं तो कोई घर ऐसा होना चाहिए जहां आदमी जब चाहे जितना चाहे जाकर रहे, जहां अपने स्वागत के लिए भारी भरकम प्रेजेंट की कीमत न चुकानी पड़े। आप ये सब मुझे क्यों सुना रही है? मैंने घबरा कर कहा। मुझे कभी किसी घर की कमी महसूस नहीं हुई, इसलिए कि तुम्हारे पास हॉस्टल के 2 कमरे हैं जो तुम्हारे अपने हैं, पर ये तुम्हारी नौकरी के साथ है। जिस दिन नौकरी नहीं रहेगी, ये कमरे भी नहीं रहेंगे। तब कहाँ जाओगी? कुछ सोचा है? उसके लिए तो अभी अरसा पड़ा है मैडम। अभी से क्यों परेशान हुआ जाए? मैंने पीछा छुड़ाते हुए कहा।
पागल हो, जब सोचने की फुर्सत पाओगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। गीता माय डार्लिंग, समय रहते ही सोचना चाहिए, उन्होंने मेरे कंधे थपथपाकर कहा। मैडम इन दिनों बहुत भावुक हो चली थी। उनका एक्सटेंशन पीरियड भी समाप्त होने को था। अपने भावी एकांत की कल्पना मात्र से वे घबरा उठी थी। इसीलिए वे प्रिंसिपल की कुर्सी से उतरकर मेरे ऊपर इतना स्नेह उड़ेल गई। मेरे लिए उनका प्यार, उनकी चिंता नई नहीं थी। 15-16 वर्ष के लंबे समय में वे मेरे लिए अफसर नहीं रह गई थी, बड़ी बहन बन गई थी। इस बीच उन्होंने 20 बार मुझे समझाया था। कई बार वह मेरे लिए प्रपोजल भी लाई थी। कई बार उन्होंने मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस कराया था। अपना मोटा सा चश्मा लगाकर टाइम्स का मैट्रिमोनियल वाला पेज पढ़ना तो उनकी खास हॉबी थी, पर आज की तरह कातर उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। इससे शायद वह मुझे भीतर तक मत गई। घर जाने की इच्छा जैसे मर गई। कार्यक्रम में हेरफेर की बात सुनकर रजनी पहले तो मुंह लटकाकर बैठ गई, पर ज्यादा देर तक उदास होकर बैठना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने लोकल पेपर उठाकर सिनेमा वाला पेज अच्छी तरह देखकर फिर किसी सहेली के यहाँ 2 दिन रहने की परमिशन लेकर चली गई। शाम तक हॉस्टल का अहाता, रिक्शा और टांगों का स्टैंड नजर आ रहा था। मोटर के तेज हॉर्न के बीच टाटा बाय बाय की महीन आवाज भी गूंजती रही। मैं सबको विदा करके ऊपर आई। कमरे में देखा 2 बिस्तर लग रहे थे। ये दूसरा बिस्तर किसके लिए है रामरती? रजनी दीदी तो शहर में ही रहेंगी आज, मैंने कहा। ई तो बंसरी केर बिछोना है, सारी अटारी तो भूतासी लागत रही। अकेले कैसे के परे उहा। सच में तो बांसुरी की बात भूल ही गई। इस निशब्द हवेली में वह मेरे साथ इस कमरे में सोएगी, यह कल्पना कैसी तो लगी। वैसे ये बात नई नहीं थी, ऐसा कई बार हुआ है। कई लड़कियां हॉस्टल में एडजस्ट होने तक यहीं सोती रही हैं, पर ये लड़की, मुझे तो इसके साथ खाने की मेज शेयर करने में भी संकोच हो रहा था। वो भी उतनी ही सहमी हुई थी, पर रामरती के होते मुझे परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। हमेशा की तरह संभाषण का सारा भार उसने अपने ऊपर ले लिया था। खाना तो जैसे तैसे खा ही लिया। रात लेकिन बड़ी देर तक नींद नहीं आई। सिर्फ 2 हाथ की दूरी पर उसकी बेटी लेटी है, यह एहसास बेचैन किए हुए था। पिछले पहर आंख लगी तो अजीब अजीब सपने आते रहे। कभी देखा गेस्ट रूम में खड़ा हुआ प्रकाश अपने अकेलेपन की दुहाई दे रहा है और मैं कह रही हूँ बस इतने में ही घबरा गए। यहाँ तो सारी जिंदगी अकेले काट दी। भीड़ के बीच यह अकेलापन पूरे 19 बरस झेला है, पर मैंने तो कभी इस तरह चीख पुकार नहीं मचाई। तभी देखा मैडम का सारा सामान ट्रक पर लग चुका है, लेकिन वह कुर्सी पकड़कर बैठ गई हैं और चीख रही है, यह मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आई से गो अवे। कभी देखा कॉलेज कैंपस के गुलमहर के पेड़ों के नीचे बैठी हूँ और उसका कोई पता ही नहीं है। तभी कोई आकर कहता है, तुम्हें मालूम है उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है, और सारा वातावरण एक अट्टहास से गूंज पड़ता है। मैं घर की ओर भागती हूँ, पर वह हंसी जिसे पीछा ही नहीं छोड़ती। हर सपने के बाद जब भी आंख खुली मैं पसीने से नहा चुकी थी। आखिर मैंने चादर फेंककर उठ बैठी। सिर इतना भारी हो रहा था। घड़ी में देखा 5 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। दबे कदमों से चलकर सीधी बाथरूम में पहुंच गई। नल आ चुके थे। शावर के नीचे देर तक बैठी रही, तब कहीं जाकर सर हल्का हुआ। कमरे में लौटी तो देखा बांसुरी अभी भी सो रही है। अपने बिस्तर पर बैठकर वहां बाल सुलझाते हुए मैंने उसे निर्निमेष आंखों से देखा। अपनी गुलाबी नाइटी में वह एकदम 10-12 साल की बच्ची लग रही थी। नींद में बेसुध उसका चेहरा मुझे कमल सा लग रहा था। सोते हुए भी उसके मुख पर एक उदास छाया छाई हुई थी। एकाएक मन में हाहाकार उठा, ये प्यारी सी बच्ची कभी मेरी भी हो सकती थी।
शायद यही कसक इतने दिनों से मुझे साल रही थी। आज के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने उसे बेझिझक स्वीकार कर लिया। एतिक भिन सारे से नाबे की कौन जरूरत रही आज। छुट्टी ना हुई है आज। रामरती के कर्कश स्वर से सिर्फ मैं ही नहीं, बसु भी हड़बड़ाकर उठ बैठी। रामरती पर इतना गुस्सा मुझे पहले कभी नहीं आया। जरा धीरे नहीं बोल सकती महारानी? तुमने सारा मोहल्ला जगा कर रख दिया। मैंने चिढ़कर कहा। फिर बसों से बोली, ये हॉस्टल नहीं है, मेरा घर है। या इतनी जल्दी उठकर करोगी भी क्या? बिस्तर बिछा लो, फिर से सो जाओ। उसने बिस्तर तो बिछा लिया, पर सोई नहीं। सहमी सहमी आंखों से वह कभी मुझे और कभी रामरती को देखती रही। उधर रामरती का अखंड पाठ शुरू हो गया। तभी इच्छा हो आई उन झील सी गहरी उदास आंखों में अपने लिए प्यार और विश्वास की झलक देखने की। सोचा, पता नहीं ये लड़की मेरे लिए मन में कितनी नफरत, कितना तिरस्कार लिए बैठी है। आज एक बार ही सारे अविश्वास, घृणा मिटा देनी होगी। रामरती जब पल भर को सांस लेने के लिए रुकी तो मैंने अवसर का लाभ उठाकर कहा, बसु को तो आज बड़ा मजा आ रहा होगा ना? दीदी को भी डांटने वाला कोई है हॉस्टल में? अच्छा सच बताना, इतनी बुरी तरह तो मैंने कभी तुम लोगों को नहीं डांटा। उसने संदिग्ध होकर मेरी ओर देखा, पर मेरी आंखों से फूटती हंसी की किरणों से वह अनछुई ना रह सकी। दूसरे ही क्षण उसका चेहरा एक शर्मीली मुस्कान से भर उठा। इस पहली विजय के बाद उसका संकोच, उसकी झिझक दूर करने में मुझे जरा भी समय नहीं लगा। रामरती जब सुबह की चाय बनाकर लाई तब बसो मेरे बिस्तर पर बैठकर मेरे बाल सुलझा रही थी। मम्मी की डेथ के बाद आज किसी के बाल सुलझा रही हूँ। उसने कहा, मेरा सारा शरीर काठ का हो गया। तुम्हारी मम्मी के बाल भी इतने ही लंबे थे, पर सुनहरे हो गए थे बीमारी से। सारा शरीर सूख गया था, पर बालों पर कोई फर्क नहीं आया था। इतने उलझ जाते थे, पर काटते हुए उन्हें कितनी तकलीफ होती थी, पर किसी दिन उन्होंने कैंची नहीं लगाने दी। तुम्हारी मम्मी क्या बहुत दिनों तक बीमार रही बसु? कहाँ, सिर्फ 2 ही साल तो, जबकि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस तरह के मरीज बरसों निकाल देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वह बीमारी से इतनी परेशान हो गई थी कि उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। फिर दवाइयों से क्या होता है? मेरे बालों को सहलाते हुए उसके हाथ रुक गए। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखें डबडबा आई थी। विषय बदलने के लिए उसकी ठोड़ी उठाकर मैंने कहा, बहुत सुंदर थी ना वे, एकदम तुम्हारी तरह। उसकी गीली आंखों में एकदम चमक आ गई। मैं, बाप रे, मैं तो उनके सामने कार्टून ही लगती थी। मेरे पास उनकी फोटो है, देखेंगी आप? वह कूदकर पलंग से उतर गई। अपनी अटैची खोलकर उसने एक बड़ा सा एल्बम निकाला। इस करीने से उसे निकाला, इस अंदाज से उसने मेरी गोद में रखा जैसे वो कोई पूजा की वस्तु हो। पहले ही पेज पर उसके माता पिता की बड़ी सी फोटो थी। बांसुरी की मम्मी बहुत सुंदर थी या नहीं, मैं निर्णय ना कर सकी, क्योंकि वहां उसके पिता की बगल में तो मैंने अपने आप की ही छवि देखी थी। आने वाले हर पेज पर जैसे मैं ही जाकर बैठ गई। हर चित्र के साथ उसने कॉमेंट्री करनी चालू की। झील में, पहाड़ पर, लॉन में, टेरिस पर बच्चों के साथ, कुत्तों के साथ, मित्रों के बीच, परिवार के साथ, सब में मैं ही छाई हुई थी। वह मेरी गृहस्थी का खाका था जिसमें रंग कोई और भर गया था, और मेरा देवदास हर हाल में उतना ही खुश नजर आ रहा था जितना यह अपनी पारों के साथ होता। कितने दिनों बाद यह नाम जहन में आया था। सेकंड ईयर में छुट्टियों के बाद जब पहली बार क्लास में पांव रखा था तो पारो आ गई। लॉन्ग लिव पारो के नारों से क्लास गूंज उठी थी। इतनी घबरा गई थी मैंने देखा कि हजरत हमारे वीरे में दाढ़ी बढ़ाए, बाल बिखेरे, आंखों में जागरण के लाल डोरे लिए हुए अच्छे खासी देवदास बने बैठे हैं। तब से यही नाम चल पड़ा था। प्रकाश की शादी के बात सुनकर ये सारे लोग मुझे सांत्वना देने के लिए दौड़ पड़े। उनके दुख का, उनके रोष का अंत ही नहीं था।
तब सूखी हंसी के साथ मैंने ही उन्हें समझाया था, देवदास और पारो की कहानी का अंत भी कभी सुखांत होता है। उस जन्म में पारो ने अनचाही गृहस्थी का बोझ ढोया था। इस बार सजा देवदास को भुगतने दो। लेकिन कहाँ, जरा भी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि बोझ अनचाहा था। उसके दाम्पत्य जीवन का सारा चित्रपट मेरी आंखों के सामने था। कहीं भी तो कोई ऐसी सेंध नहीं थी जिससे मेरी याद वहां झांक सके। एल्बम लौटाते हुए मेरा मन एकदम सूना सूना हो उठा था। उस खालीपन को भरने के लिए मैंने कुछ देर के लिए अपना बचपन फिर से ओढ़ लिया। नवरात्रि के मेले में दिन भर चाट खाती रही, बिजली के झूलों का आनंद लिया, कभी पासे पटक कर भाग्य आजमाया। दशहरे के दिन दोपहर में होटल में फीस्ट ली। शाम को रावण को जलते देखा। आतिशबाजी का प्रदर्शन भी नहीं छोड़ा। 2 ही दिन में मन और शरीर दोनों ही थक कर चूर हो गए। दशहरे के दूसरे दिन पिक्चर का प्रोग्राम था, पर नहीं जा सकी। राम रति को ही बसों के साथ भेज दिया। निढाल होकर पड़ रही। उसके जाने के बाद रजनी सहेली की यहाँ से लौट आई थी, पर मुझे सोया जानकर कमरे में चली गई। पर मैं सोई नहीं थी। 5 बजे के करीब गेट पर जब परिचित हॉर्न बजा, मैंने उसे तुरंत सुन लिया। चौकीदार जब खबर देने के लिए ऊपर आया, उस समय मैं नीचे जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। नीचे जाते हुए मैंने रजनी के कमरे में झांक कर कहा, रजनी प्लीज थोड़ी देर के बाद नीचे चाय भिजवा सकोगी? राम रति बाहर गई हुई है। नीचे मिस्टर वाजपेयी आए हैं। नीचे गेस्ट रूम में दोनों हाथ पीठ पर बांधे वह खड़ा कमरे की तस्वीरें देख रहा था। अरे ये क्या, अब तक खड़े हो? मैंने कुर्सी सरकाते हुए कहा। सोचा शायद बिना परमिशन के बैठना नियम के अनुकूल ना हो। उसने बैठते हुए व्यंग किया। पिछली मुलाकात शायद उसके मन में अब भी ताजा थी। मैंने उसकी बातों को अनसुना करके कहा, थोड़ा वेट कर सकोगे? बसु मैटनी गई है। अकेली? नहीं तो मेरी मेड सर्वेंट के साथ। उसके रहते चिंता की कोई बात नहीं है। वह मुझसे भी ज्यादा खौफनाक है। मोस्ट फॉर्मेटेबल। मेरी इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। वातावरण कुछ हल्का हो गया। चाय तो लोगे ना? मैंने बनाने के लिए कह दिया है। जब बन ही रही है तो ले लूंगा। पर क्या बात है, आज तो हम मिस्टर वाजपेयी ही नहीं रहे, हमारे लिए चाय वाय भी बन रही है। उसकी कनपट्टी के पास सफेद पड़ते बालों के बावजूद उसकी आंखों में वही पहले किसी शरारत उतर आई। बात कुछ नहीं है, छुट्टियां चल रही है। छुट्टियों में मैं मैट्रन नहीं रह जाती। मैं इस समय सिर्फ गीता हूँ, और गीता अपने पुराने मित्रों को चाय पिला सकती है। मैंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा। दरअसल मुझे याद ही नहीं रहा था कि इससे पहले मैं बड़ी फॉर्मल हुआ करती थी। सो वी फ्रेंड अगेन? गुड। उसने चांदी का सिगरेट केस खोलते हुए कहा। कीमती तंबाकू का धुआं वातावरण में घुलने लगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? पहला कश खींचते हुए उसने कहा। नहीं। वैसे यह बात सिगरेट सुलगाने से पहले पूछी जाती है। मैंने चुटकी ली। सॉरी, दरअसल मैं जिस सर्कल में मूव करता हूँ ना, वहाँ इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ड्रिंक्स और सिगरेट्स आर कॉमन वाइस। पीते भी हो? हाँ, कंपनी देने के लिए पीनी भी पड़ती है। ये मैट्रिन वाली शक्ल मत बनाओ। तुम एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों की यही बुरी आदत होती है, बात बात पर उपदेश देने लगते हो। और एकाएक वह चुप हो गया। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैंने मुड़कर देखा। रजनी खुद चाय लिए आ रही थी। उसके चेहरे की ताजगी देखते ही बनती थी। जाहिर था उसने प्रसाधन पर काफी श्रम किया है। ऑरेंज कलर की जापानी जॉर्जेट उसने सीधे पल्ले में पहन रखी थी। पिछले दिनों सत्यकाम, उपहार आदि फिल्में देखने के बाद उसे ये स्टाइल बहुत भा गया था। अपने छोटे घने बाल उसने बड़ी बेतरतीब से पीठ पर फैला रखे थे। उस बेतरतीब में एक खास अंदाज था। चाय की ट्रे काफी सजी हुई थी। उसमें पाक कला के 1-2 नमूने भी उसमें मौजूद थे। प्यालों की संख्या देखकर समझ गई वह खुद भी यहाँ बैठकर चाय पीने का इरादा रखती है। बैठो, मैंने अपने को जब्त करते हुए कहा।
चाय में शक्कर कितनी डालूं? मैंने प्रकाश से पूछा। वह चौंका। रजनी को अपलक निहारते हुए उसकी आंखें मुझ पर आकर टेक गई। उफ, क्या था उन आंखों में? वे उस पति की आंखें नहीं थी जो 6 महीने पहले अपनी पत्नी को चिता पर सुला चुका है। वे उस व्यक्ति की आंखें भी नहीं थी जो 19 वर्ष बाद अपनी पूर्व प्रियतमा से मिलता है। वे आंखें थी एक पुरुष की, सिर्फ एक पुरुष की, जो 2 नारी शरीर को तोलते हुए पुरुष की, जिसको परखने में कोई स्त्री कभी गलती नहीं करती। गलती मैंने भी नहीं की और मेरा मन वितृष्णा से भर उठा। गलती रजनी ने भी नहीं की। लज्जानत होकर आंचल के छोर से उंगलियों को लपेटने का नाटक वह देर तक करती रही। मैं उसके अभिनय को समझ रही थी। उसका दर्प भी मुझसे छिपा नहीं था। अपने रूप गंध से मेरा व्यक्तित्व अपेक्षित बनाकर उसे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा था। चाय की औपचारिकता को जैसे तैसे समाप्त करने के बाद मैंने कहा, बहुत बहुत थैंक्स रजनी। रामरती के हाथों की चाय लगातार पीते रहने के बाद आज की चाय तो अमृत का स्वाद दे गई। अच्छा, अब ऐसा करो, जल्दी से सामान पैक कर डालो। मिस्टर वाजपेयी के आगमन के साथ ही हमारी यहाँ की जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। बहुत बेमन से ही रजनी कमरा छोड़कर जा सकी। उस पागल लड़की पर मुझे तरस आ रहा था। अभी अभी काफिल क्षण में प्रकाश का जो रूप मैंने पकड़ लिया था वो बहुत ही घिनौना था। उसके सामने बैठना मेरे लिए भी एक यंत्रणा थी। रजनी बहुत ही प्यारी लड़की है। देखो ना, इतनी छोटी उम्र में उसे जीवन का कैसा रूप देखना पड़ा। यू नो, सी इज विडो। अगर कोई अच्छा सा लड़का नजर में हो तो बताना। मैंने उसकी थासी लेते हुए कहा। श्योर श्योर, उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। एंड व्हाट अबाउट यू? मतलब तुमने अपने बारे में कभी सोचा है? मुझे डर हुआ वह अपना 20 साल पुराना प्रस्ताव फिर दोहराने जा रहा है। कम से कम इस समय मैं उसे सुनने के मूड में नहीं थी, इसीलिए मैंने उत्तर दिया, मैंने अपने लिए जो रास्ता चुना है खूब सोच समझ कर ही चुना है। मेरा टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। ये घर गृहस्थी का झंझट मुझे कभी रास नहीं आया। सच कह रही हो तुम जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती। उसने छुटकारे की एक लंबी सांस ली, मेरी नज़र बचाकर ही ली, इसीलिए मैंने देख कर भी नहीं देखा। गीता, आज मेरे मन से एक बड़ा बोझ हट गया। कैसे? उस दिन प्रिंसिपल मैडम के बंगले पर तुम्हें पहली बार देखा, तब से बड़ा गिल्टी फील कर रहा था। सोचा था तुम्हारे साथ फिर अन्याय करने जा रहा हूँ। उस पार तो परिस्थितियों पर मेरा नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब पीछे हटने का उपाय नहीं रह गया था। मैं समझी नहीं। मैं जनवरी में शादी करने जा रहा हूँ। क्या? मैं तो अवाक रह गई थी। प्रकाश, तुम्हें प्लीज गीता, आई एम फैट ऑफ क्रिटिसिज्म। आई हैव हैड इनफ। व्हाट आई रिक्वायर इज अ लिटिल सिंपैथी। गिव इट इफ यू कैन। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रही थी। मैंने धीरे से कहा, हर कोई बच्चों के बारे में सोचता है। मेरे लिए सोचने के लिए जैसे कुछ है ही नहीं। बच्चों के सामने अपनी पढ़ाई है, कैरियर है, फ्यूचर है। मेरे पास क्या है? माई लाइफ हैज़ बिकम अ वैक्यूम। बच्चे छोटे होते तो उन्हें पालने का काम सिर पर होता। अब क्या? वह बोलते हुए हाँफ गया था। बच्चे छोटे नहीं हैं, यही तो बड़ी चिंता का विषय है। वे बड़ी डेलिकेटेड उम्र से गुजर रहे हैं। शादी करने के लिए मैं मना नहीं करती, बट डोंट यू थिंक इट बिटरली? लेकिन ज़रा मेरी ओर भी तो सोचकर देखो। बच्चों ने अपनी माँ को अभी सिर्फ 6 महीने पहले खोया है, लेकिन अपनी पत्नी से बिछुड़े तो मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गया। प्रकाश, चीखो मत गीता। सच हमेशा चौंका देने वाला होता है, इसीलिए बहुत कम लोग सच बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। मेरा दोष सिर्फ यही है, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि मैं साधु महात्मा नहीं हूँ, एक साधारण इंसान हूँ, और मुझे कमजोर इंसान भी तुम कह सकती हो। और अब प्रश्न सिर्फ मेरा ही तो नहीं है,
एक और जिंदगी भी तो जुड़ी है मुझसे। बट हाउ लॉन्ग शी हैज़ टू वेट। अरे हाँ, मैं तो पूछते पूछते ही रह गई। कौन है? क्या नाम है उनका? जान सकती हूँ? मैंने बात का रुख मोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे का आक्रोश पता नहीं कहाँ खो गया। स्वर में उत्साह भरकर बोला, उसका नाम है इंदु, डॉक्टर इंदु मखीजा। वो हमारे नेक्स्ट नेबर है। रमा के वसु की मम्मी की बीमारी में शी वॉज अ ग्रेट हेल्प। उसकी डेथ के बाद तो बच्चों को उसी पर छोड़ दिया था मैंने। बच्चे भी उसे बहुत चाहते हैं। आई एम श्योर दे विल वेलकम इन द फैमिली। उसकी बातें मैं कानों से सुन भर रही थी। अपनी कल्पना में मैंने सांप देख लिया था। इस प्रणय के बीज उसकी पत्नी के जीवन काल में ही पड़ गए थे। बस वो ठीक ही कह रही थी। मम्मी की जीने की इच्छा ही मर गई थी। इतने वर्षों तक रूप और यौवन का अर्घ्य देकर भी जो अपने पति के मन को बांध नहीं पाई थी, किस विश्वास के सहारे मौत से संघर्ष करती चली गई बेचारे। यह आदमी 19 वर्षों के भरे पूरे वैवाहिक जीवन की स्मृतियों को पत्नी के साथ ही चिता पर चढ़ाकर आ गया। इधर मैं कॉलेज की उन मुट्ठी भर सपने क्षणों पर ही अभिमान किए बैठी थी। अपनी बेवकूफी पर मुझे आप ही तरस आ रहा था। प्रकाश बार बार आश्वत होना चाह रहा था कि उसने मुझ पर फिर से कोई अन्याय तो नहीं किया है। मैं उसे हर बार विश्वास दिला रही थी कि मेरे कारण वो अपने कॉन्शियस को तकलीफ ना दे। मेरे मन में अगर कोई कमजोरी थी तो वो समय के गर्भ में खो गई है। और मैं झूठ नहीं कह रही थी। जिस प्रकार से मैंने प्रेम किया था वह सचमुच कहीं खो गया था। उसकी धुंधली सी परछाई मेरे संदूक में रेशमी रुमाल में लिपटे पत्रों में सुरक्षित है। सामने कुर्सी पर बैठा हुआ मिस मखीजा का गुणगान करने वाला व्यक्ति बसों की मम्मी का पति था। जिस अनदेखी अनजानी नारी के प्रति कभी मन में ईर्ष्या की एक लहर उठ जाती थी, पर इस क्षण सहानुभूति का सैलाब उमड़ रहा था। मालती जोशी जी द्वारा लिखी इस प्यारी सी कहानी के अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह। मेरे द्वारा किया गया कथा वाचन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।